गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फॉर बीकॉम सीए एवं फॉर बीसीए की ज्वाइंट क्लास में ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। सूचना तकनीक अधिनियम 2000 अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। सत्ताईस अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया था। मीन्स ये पारित जो हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को, लेकिन 27 अक्टूबर 2009 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता। दूसरा है डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता। तीसरा है अपराध और उल्लंघन।
चौथा है साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जिन मुद्दों को संबोधित करता है उनमें से प्रमुख मुद्दे यही हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े। साइलेंट फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ प्रमुख फीचर्स निम्न हैं। पहला इसका जो फीचर्स है वो है डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से बदल दिया गया है ताकि इसे और अधिक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एक्ट बनाया जा सके। दूसरी विशेषता इसकी यह अपराधों, दंड और उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताता है। तीसरा इसका जो विशेषता है यह साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। यह एक नए खंड में को परिभाषित करता है कि साइबर कैफे कोई भी सुविधा है जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के समान पाठ्यक्रम में जनता के सदस्यों के लिए इंटरनेट तक पहुंच की पेशकश की जाती है। यह साइबर विनियम सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करता है। यह भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आदि पर आधारित है। यह धारा 81 में एक प्रावधान को जोड़ता है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा।
एप्लीकेशन ऑफ आईटी एक्ट, इसके अनुप्रयोग क्या है आईटी एक्ट के? धारा 1 के उपखंड 4 के अनुसार इस अधिनियम में कुछ भी पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दस्तावेजों या उनके लेन देन पर लागू नहीं होगा। निम्नलिखित दस्तावेज या लेन देन जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है: पारक्रम लिखित अधिनियम 1981 की धारा 13 में परिभाषा के अनुसार परक्रम लिखित चेक के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम 1882 की धारा 1A में परिभाषित पावर ऑफ अटॉर्नी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित एक ट्रस्ट किसी अन्य वसीयतनामा सहित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 के खंड H में परिभाषित ए वसीयतनामा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो आईटी एक्ट 2000 में यूज की जाती हैं। While the act provides for more than 35 definition within just 2 of the legislation, इसमें 35 से ज़्यादा परिभाषाएं हैं 2 लेजिस्लेशन के आधार पर। Some of the terminologies stand as important definition and have, इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी निम्न हैं: पहला, कंप्यूटर 21I, मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के यूज मिसयूज के सारे नियम्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी 21NB, इसके अंतर्गत साइबर अपराध से रिलेटेड जितने भी खंड उपखंड है वो सब इसके अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। डेटा 21O, डेटा के अकॉर्डिंग्स जो भी स्टोरेज डेटा होता है उसके लिए जो नियम उपनियम खंड उपखंड बने हुए हैं वो सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर 21P के एक्ट के अंतर्गत इसे रखा गया है।
इससे रिलेटेड जितने भी खंड, उपखंड या धाराएं हैं, इसके यूज और मिसयूज दोनों के बारे में डिटेल्स में इसके साथ बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 21T मतलब जो भी रिकॉर्ड्स आप अपने पास रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रूप से, वो सारे के सारे जो भी उसके खंड या उपखंड, सेक्शंस, एक्ट जो भी हैं, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन 21B मतलब सूचना से संबंधित जितने भी अधिकार हैं या जितने भी उससे रिलेटेड नियम कानून हैं, वो सभी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स इन द इंडियन पेनल कोड IPC, भारतीय दंड संहिता IPC में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान, ऐसे कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं, वो आइए उन पर डिस्कस करते हैं। पहला है ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। IPC की धारा 499 के अंतर्गत आती है। यदि ईमेल के माध्यम से हम किसी को धमकी भरा कोई संदेश भेजते हैं या संदेश भेजा है, तो वो धारा 499 के अंतर्गत आएगी। दूसरा है फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल, IPC की धारा 463। यदि हम किसी के डेटा को गैर कानूनी तरीके से बिना किसी परमिशंस के उसका प्रयोग करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर जो IPC की धारा लगेगी वो 463 होगी। फर्जी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड, यदि हम कोई फर्जी वेबसाइट्स बनाते हैं या किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड्स करते हैं, तो हमारे ऊपर IPC की धारा 420 फोर्जरी लगेगी, 420 जिसे हम कहते हैं। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना, यदि हम किसी के ईमेल पर चोरी से नज़र रखते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है, तो हमारे ऊपर IPC की धारा 463 लगेगी। वेब जैकिंग, यदि वेब जैकिंग हम करते हैं तो हमारे ऊपर IPC की धारा 383 का प्रावधान है। ईमेल का गलत इस्तेमाल, यदि हम ईमेल का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, तो हमें IPC की धारा 500 लगेगी। दवाओं को ऑनलाइन बेचना, यदि हम जेनिक दवाओं को छोड़कर, क्योंकि कुछ दवाओं को ऑनलाइन बेचने की सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसके अलावा यदि हम और दवाएं ऑनलाइन बेचते हैं, तो हमारे ऊपर NDPS एक्ट लगेगा। यदि हम हथियारों की ऑनलाइन बिक्री करते हैं, तो हमारे ऊपर IPC की धारा बिक्री आर्म्स एक्ट हमारे ऊपर लगाया जाएगा।
तो ये था आपका आज की क्लास का कंटेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।